नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जड़ी बूटी सलाहकार समिति की बैठक में कहा कि हर्बल और जड़ी बूटी सेक्टर में नवाचार, वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग पर जोर दिया जाए। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में क्लस्टर बनाकर कार्य करने, उच्च हिमालयी हर्बल उत्पादों को प्रोत्साहित देने और बेस्ट प्रैक्टिसेस का अध्ययन करने के निर्देश दिए। कहा कि हर्बल इकोनॉमी से किसानों, महिलाओं, स्थानीय युवाओं को बेहतर आय और रोजगार के अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री आवास में परिवीक्षाधीन पीसीएस अधिकारियों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासनिक सेवा नौकरी नहीं, जनता की सेवा का ईश्वरीय कार्य है। उन्होंने युवा अधिकारियों से नवाचार, संवेदनशीलता अपनाने पर जोर दिया। साथ ही पहाड़ी राज्य की चुनौतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि नागरिक तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने, पारदर्शिता, न्याय और ईमानदारी को अधिकारी की पहचान बताया। आगे बढ़ते हैं, जहां खटीमा में वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ आयोजित होने वाली रैली को लेकर कांग्रेस की तैयारियां तेज हैं। दरअसल बीजेपी सरकार के खिलाफ 14 दिसंबर को दिल्ली में कांग्रेस की रैली को सफल बनाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता व्यापक रूप से जुटे हुए हैं। इसको लेकर कांग्रेस कार्यालय में कई विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी की मौजूदगी में बैठक की गई। इस मौके पर विधायक भुवन कापड़ी ने कहा कि 14 दिसंबर को होने वाली ऐतिहासिक रैली में खटीमा से बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे और रैली को सफल बनाएंगे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर भी तीखा हमला किया और कहा कि बीजेपी सरकार वोट का अधिकार, वोटर लिस्ट और मुख्य चुनाव आयुक्त के चुनने के तरीके को खत्म कर रही है। आज हम लोग खटीमा यहाँ पे कांग्रेस कार्यालय पे पहुंचे हैं और हमारे साथ यहाँ के हमारे लोकप्रिय विधायक भुवन कापड़ी जी और हमारे किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हरेंद्र सिंह लाडी जी, जिनको एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी पार्टी ने अभी दी है। 14 तारीख को एक ऐतिहासिक रैली राहुल गांधी जी की होने जा रही है, वोट चोर गद्दी छोड़। तो उसको लेके लाडी जी को पूरे जिले का हमारा इंचार्ज बनाया है। इन्हीं की रेख देख में सारी बसें और गाड़ियां यहाँ पूरे जिले से जाएंगी। उसी क्रम में आज खटीमा में बैठक है। कल हमने बैठक करी थी जसपुर और गदरपुर, और आज हम लोग करेंगे खटीमा, सितारगंज और नानकमता। जो ये रैली है, हमारा मानना ये है कि हमारे जो राहुल गांधी जी हैं, इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं पूरे देश में जो आज मोदी की आंख में आंख डाल के जितने भी गलत काम हमारे देश में हो रहे हैं उसको उजागर कर रहे हैं। जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, कितने प्रदेशों में उन्होंने भी खुलेआम मीडिया में दिखाया कि फर्जी वोटों का काम किया गया। जिस घर में 4 लोग रह सकते हैं वहां पे 400 लोगों के वोट, कई जगह 300 वोट, कई जगह 500 वोट। तो जो ये फर्जी वोट बनाए गए, इसी तरीके से चुनाव प्रदेशों में जीते गए। तो उसी को लेके एक हल्ला बोल रैली आयोजन की गई है दिल्ली में। उसमें हमारे उधम सिंह नगर से अच्छी संख्या में लोग जाएंगे, क्योंकि पार्टी का मानना है कि दिल्ली के नजदीक है उधम सिंह नगर और हरिद्वार। तो उसी को लेके हमारी आज पूरी बैठकें चल रही हैं और बाकी देश का वातावरण क्या है वो आपके सामने है। 14 दिसंबर को दिल्ली रामलीला ग्राउंड में एक ऐतिहासिक रैली होने जा रही है, जिसमें उत्तराखंड से अधिक संख्या में लोग उपस्थित रहेंगे। और इसके ही तहत हमारे लाडी जी को उधम सिंह नगर जिले का रैली का प्रभारी बनाया है। तो आज लाडी जी खटीमा आए हैं और खटीमा के सारे कांग्रेस कार्यकर्ता, वरिष्ठ लोग यहाँ एकत्रित हैं। देखिए, भारत की आज़ादी के बाद भारत की जो सबसे खूबसूरती है वो भारत का संविधान है। पहले राजा रानी के पेट से पैदा होता था, लेकिन जब से देश आज़ाद हुआ है तो जनप्रतिनिधि के रूप में राजा जनता के वोट से चुना जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, जो हमारे संविधान की सबसे बड़ी ताकत एक आम आदमी को दी गई थी वोट की, वो मतदान की, तो उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है। चाहे ईवीएम के माध्यम से हो, चाहे वोटर लिस्ट के माध्यम से हो, चाहे चुनाव आयुक्त को चुनने के तरीके में हो। पहले भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त था उसका चयन प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और भारत के
मुख्य न्यायाधीश मिलकर करते थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने मुख्य न्यायाधीश को हटाकर प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और एक कैबिनेट मंत्री कर उसके चयन की प्रक्रिया पूरे सरकार के पक्ष में कर ली है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कर ली है, जिससे चारों ओर आपको दिखाई दे रहा है वोट चोरी के मामले लगातार आ रहे हैं कि एक ही घर में सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में वोट बनाए जा रहे हैं। उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण की तैयारियां तेजी पर हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने बताया कि 2003 की मतदाता सूची से वर्तमान सूची का BLO ऐप के जरिए मिलान होगा। 40 वर्ष तक के मतदाताओं का सीधे मिलान, अधिक आयु वालों की प्रोजनी आधारित मैपिंग और 11,733 बूथों में केवल 4,155 BLA तैनात। सभी जिलों में हेल्प डेस्क स्थापित होंगे। के लिए हर पोलिंग पार्टी एक अपॉइंट करती है। इन द सेम वे पोलिंग समाप्त होने के बाद 5 साल के लिए फिर एक बूथ लेवल एजेंट, सो दैट BLO और बूथ लेवल एजेंट दोनों मिलके काम करने से वहाँ पर सारी जो इश्यूज है वो सॉर्ट आउट होने की सहूलियत है। नहीं, ये हर पार्टी के एक पर्सन रहेगा, अलग अलग पर्सन रहेगा। जैसे BJP का एक, कांग्रेस का एक, CPI का एक, आम आदमी पार्टी का एक, जो भी जितने पार्टी नॉमिनेट करना चाहेंगे, फिर ये लोग BLO के साथ, जैसे हमारे BLO ने एक सूची बनाया है, फिर ये सब लोगों को बांटेंगे, सारी BLAs को। अगर वो लोग हाँ सब चीज़ हाँ कहेंगे, अगर कोई आपत्ति हो गया तो फिर हमारे लिए काम बहुत ही सुविधाजनक हो जाएगी, क्योंकि अदरवाइज वो इलेक्शन का दिन बोलते हैं कि साहब मेरा वोटर काट दिया गया, मेरा वोटर जोड़ दिया गया। अगर ये लोग पहले से ही ये नामित हो जाते हैं तो हम सबके लिए सहूलियत रहेगी। आम जनता को जो है जानकारी प्राप्त हो कि जो SIR की गतिविधि होगा, इसमें BLO के द्वारा जो है सत्यापन की कार्रवाई पहले की जाएगी। उसके बाद जिन जिन का नाम और जिन के परिवार की जो जानकारियाँ प्राप्त हो जाती है 2003 की सूची के अनुसार, उन व्यक्तियों से कोई भी डॉक्यूमेंट लेने की आवश्यकता नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि 60-70% से ज़्यादा व्यक्ति ऐसे पाए जाएंगे जिनसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिया जाएगा। और ड्राफ्ट पब्लिकेशन करते समय भी जो BLAs होंगे, बूथ लेवल एजेंट्स होंगे, उनके साथ सूची साझा किया जाएगा। तो जो BLAs अपॉइंट किए जाए पोलिंग पार्टी के द्वारा, वो सूची प्रकाशन से पहले सूची को जांच कर ले, कुछ कमी होती है, कुछ अगर उसमें त्रुटियां होती है उसका सुधार कर लिया जाए। उसके बाद ड्राफ्ट पब्लिश किया जाएगा और पब्लिशिंग के बाद भी कोई त्रुटि रह जाती है, वो छूट जाता है व्यक्ति, ही कैन सबमिट हिज, मतलब अपना दावा प्रस्तुत कर सकता है नाम शामिल करने के लिए। अगर गलती से नाम में वो त्रुटि हो जाती है तो उसको सुधार करने का भी आवेदन प्रस्तुत कर सकता है और दावे और आपत्तियों के समय। तो वहीं देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें धनाली हर्षिल आपदा की वास्तविक स्थिति पर गंभीर सवाल उठाते हुए उन्होंने सरकार को घेरा। गोदियाल ने सरकार पर सच छिपाने और दौरे में बाधा डालने के भी आरोप लगाए। साथ ही कर्नल अजय कोठियाल के पहले कही हुई बात को सही बताया। कांग्रेस का जो प्रतिनिधिमंडल थराली आपदा क्षेत्र में कल गया, पूरे प्रतिनिधिमंडल ने यह महसूस किया कि 4 महीने पहले घटी उस आपदा में थराली और हर्षिल की जो स्थिति थी, आज भी उनको उसी जगह पर सरकार ने छोड़ दिया है। सरकार के पास काम करना तो दूर, सरकार के पास इच्छा शक्ति भी नजर नहीं आई कि जो कहीं पर स्टार्ट दिखाओ कि सरकार यहाँ पर इस काम को शुरुआत कर रही है, लोगों को दोबारा बसाने का काम कर रही है। लोगों की सख्त नाराजगी है कि उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया गया। जिनके आवासीय मकान नष्ट हुए उनको 5 लाख रुपए देकर अपने फर्ज की इतिश्री समझ ली गई। लोग इस बात से नाराज हैं कि जिन भवनों में वो अपना छोटा मोटा कारोबार करते थे, यात्रियों की सुविधा अर्जित करते थे और अपना कारोबार करते थे, उनको मुआवजे की श्रेणी से अलग रखा गया कि ये व्यापार था, इसलिए हम लोग इसको मदद नहीं कर सकते। ये उत्तराखंड के नागरिकों के प्रति एक चुनी हुई सरकार का जो कर्तव्य होना चाहिए, उस कर्तव्य से ये सरकार विमुख होती हुई नजर आ रही। तो वहीं लक्सर में कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री रविंद्र सिंह आनंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरिद्वार जिले में मूल निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनाए जाने की मांग की है और कहा कि लोग बेवजह परेशान हो रहे हैं। साथ ही लक्सर और खानपुर में खराब सड़कों और बिजली की समस्या पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों को घेरा। ये स्पष्ट कहना है कि जिस प्रकार से मूल निवास और स्थायी निवास, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप किसी भी जिले में जाकर के मूल निवास बनाने की बात करेंगे
तो आपको टाला जाता है, टरकाया जाता है। पहले भी था ऐसा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं पहले नहीं था, लेकिन अब जो एक नई बात इसमें आ गई है कि मूल निवास और स्थायी निवास, इसमें जो फाटने का काम लोगों को किया जा रहा है वो बेहद चिंताजनक है। साथ ही मूल निवास को लेकर के जब लोग इतने ज्यादा उत्सुक हैं, तो सरकार को क्या चीजों को आसान नहीं करना चाहिए? क्या सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए कि कुछ ऐसा सिस्टम बने जिसमें 10 मिनट में ही मूल निवास प्रमाण पत्र उस बच्चे के हाथ में हो? देखिए, हमने तो अपना जीवन निकाल लिया, आपने भी निकाल लिया। जो हमारे बच्चे पढ़ लिख करके निकलते हैं और जब नौकरी लेने जाते हैं वो कहते हैं मूल निवास प्रमाण पत्र लाओ। उसके बाद वो बच्चा तहसीलों के चक्कर काट रहा है और वो बेचारा बच्चा इतना जानकार भी नहीं रखता, इतना प्रभाव भी नहीं रखता लोगों पे। पता लग रहा आज एसडीएम साहब नहीं बैठे, आज कोई अधिकारी नहीं बैठा, तो वो जब तक उसका मूल निवास बनता है, स्थायी निवास बनता है, तब तक उसकी डेट निकल जाती है। इसका मैं प्रत्यक्ष दर्शी भी हूँ, साक्षी भी हूँ कि बहुत से बच्चे जो बना के लाते भी हैं तब तक उनकी फॉर्म की डेट निकल जाती है, तो उसका लाभ क्या है? तो मैं समझता हूँ बच्चों के साल खराब नहीं होने चाहिए, 10 मिनट में मूल निवास बन जाना चाहिए। तो वहीं बीजेपी विधायक महंत दिलीप सिंह रावत ने कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की ओर से बीजेपी नेताओं पर की जा रही अमर्यादित टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की और इन शब्दों को राजनीतिक दिवालियापन करार दिया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हरक सिंह का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि जब कांग्रेस में उनकी पूछ नहीं होगी तो वो कहेंगे कि राहुल को उन्होंने राजनीति सिखाई है। आप देखिए, भाजपा वाले तो गिन लिया उन्होंने, अब वो कांग्रेस के गिनेंगे, कुछ दिन बाद कहेंगे राहुल गांधी को मैंने राजनीति सिखाई और राजीव गांधी को जो है प्रधानमंत्री भी मैंने बनाया, केवल नेहरू एक दिन पहले पैदा हो गए हमसे, इसलिए उनको नहीं सिखा पाए। खटीमा में सालबोझी नंबर 1 में वन विभाग की जमीन पर सिटी पार्क बनाने को लेकर कवायद शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश पर डीएफओ और नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी सिटी पार्क निर्माण को लेकर स्थलीय निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने बताया कि जल्द ही मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल सिटी पार्क का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। देखिए, सालबोझी का हमारा ये जो क्षेत्र है लगभग 15 से 16 हेक्टेयर का ये क्षेत्रफल है। एकदम शहर के बीचों बीच मार्केट के नज़दीक स्थित है। तो शहर के बीच में कोई भी ऐसी हरी जगह नहीं है जहाँ पर कि बड़े एरिया में लोग आके शाम को वॉक कर सकें, अपना कुछ समय व्यतीत कर सकें। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर एक बड़े पार्क के रूप में इसको बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें कि आपके मॉर्निंग इवनिंग घूमने के लिए आपके ट्रैक्स होंगे, साइकिलिंग के ट्रैक्स होंगे। इसके अलावा कुछ नेचर इंटरप्रिटेशन के आइटम्स होंगे, आपके एक्टिविटीज़ होंगी, जैसे मेज़ हो गया आपका, कुछ बच्चों के लिए नेचुरल स्विंग्स वगैरह, इस प्रकार के बहुत सारे आइटम्स, सेल्फी पॉइंट्स, इस प्रकार के आइटम इसमें प्लान किए जा रहे हैं। और इसका जो फ़ेज़ 1 का जो कार्य है वो तो हमारा टारगेट है कि फरवरी से पूर्व फ़ेज़ 1 इसका पूर्ण कर लिया जाए और अगले वित्तीय वर्ष में इसके फ़ेज़ 2 जो है उसके कार्य को अगले वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित करके उसको पूर्ण कर लिया जाएगा। तो फरवरी तक हमारा टारगेट है कि इसको पूर्ण करके इसको पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाए इस एरिया को। नगर पालिका का भी क्षेत्र है, नगर पालिका को भी इसमें दिया जाएगा। यस, तो ये जो कार्य किया जा रहा है ये नगर पालिका हो, यहाँ पर आपके ब्लॉक से सभी के सहयोग से माननीय अध्यक्ष जी से बात हुई, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि पार्क के लिए आपके लाइट्स, चेयर्स वगैरह अन्य चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएंगी। तो सभी विभागों के सहयोग से अन्य जो जो चीज़ें होंगी इसमें लेते हुए इसको डेवलप किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है ये भी एक, जिसके तहत सुंदर खटीमा, स्वच्छ खटीमा और स्वस्थ खटीमा का जो कॉन्सेप्ट लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी चल रहे हैं, उसके तहत एक पार्क निर्माण की उनके द्वारा घोषणा की गई है। और इस पार्क का निर्माण की कवायद आप लोग देख ही रहे हैं, जारी है। इसका ड्रेनेज सिस्टम भी देखा जा रहा है, कहाँ से इसके पानी का जो शहर का कुछ पानी भी इसके बीच में से होकर गुजरता है उसको कैसे आगे तक निकाला जाए और कहाँ कैसे फुटपाथ इसमें बनाए जाएँ जिससे कि लोग यहाँ आएँ और अपने को फुटपाथ में चहलकदमी करते हुए स्वस्थ बना करके कैसे रह सकते हैं। और बच्चों के लिए भी पार्क की योजना है कि बच्चे भी आएँ, वो खेलें। फिटनेस के लिए यहाँ पे जिम की भी एक योजना है। अनेक किस्म की योजनाएं इसके अंदर छोटी छोटी संचालित करने का माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सपना है और उस सपने को पूरा करने के लिए आज ये सारी टीम, फॉरेस्ट के डीएफओ साहब भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और शहर के गणमान्य लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं।
उन सब से जानकारी ली जा रही है कि कैसे इसको अच्छा और सुंदर और जिससे खटीमा के लोग स्वस्थ रहें, वो कैसी प्लानिंग हो उस पर काम किया जा रहा है। और हमें लगता है कि यथाशीघ्र आपको इसमें इसका दिखाई देने लगेगा कि ये एक सुंदर स्वच्छ खटीमा का जो पहल है वो कैसे होती है। सहकारिता विभाग की ओर से उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में सहकारिता मेले आयोजित किए जा रहे हैं। इस कड़ी में हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में आयोजित सहकारिता मेले में प्रदेश के सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने तमाम स्वयं सहायता समूह और महिला समूह के उत्पादों के स्टॉल का निरीक्षण किया और कई उत्पादों की सराहना की। इस दौरान मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि सहकारिता मेलों के आयोजन का उद्देश्य समूहों के उत्पाद को बाजार उपलब्ध कराना है और स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर तक पहचान दिलानी है। इस बार सहकारिता वर्ष के रूप में जो है कोऑपरेटिव विभाग जो है पहले भारत में इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं और इसी परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड में हमने 13 के 13 जिलों में कोऑपरेटिव के मेले लगा रहे हैं और मुझे बताते बड़ी खुशी हो रही है कि 10 जिलों में मेले संपन्न हो चुके हैं। लाखों लोग इस मेलों में आए हैं। इसमें 3 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य तो यह है कि हर ब्लॉक की जो एक उत्पादक है जो हमारे एससीजी ग्रुप बना रहे हैं या महिला समूह बना रहे हैं, इसके ब्रांडिंग पूरे देश में करनी। दूसरा ये है कि हमारे सहकारिता विभाग में हम अभी तक 30 लाख लोग जुड़े हैं। हमारा टारगेट है कि उत्तराखंड में 50 लाख लोग कोऑपरेटिव। तीसरा उद्देश्य ये है इन मेलों से कि हमारे जो स्थानीय उत्पाद अरे यार हाथ में मिलाओ भाई और आप भाई मुंह इधर रखना पड़ा यार। पहली बार उत्तराखंड सरकार ने सहकारिता विभाग में 33% महिलाओं को जो है प्रतिनिधित्व दिया गया है और इस चुनाव में 250 महिला अध्यक्ष बने, लगभग 160 जो है महिलाएं उपाध्यक्ष बनी और 2500 से ज़्यादा महिलाएं इस बार डेलीगेट बनी। हम लोग इनका सभी मेलों का समापन अब देहरादून में होगा और उसमें भारत सरकार के सहकारिता मंत्री जी भी आ रहे हैं और मैं कह सकता हूं कि सहकारिता के क्षेत्र में उत्तराखंड ने एक नई पहचान बनाई है। मोदी जी के नेतृत्व में हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको अलग विभाग बनाया है। देश के पहले सहकारिता मंत्री हमारे माननीय अमित शाह जी बने हैं और उन्होंने 3 टारगेट सभी राज्यों को दिए हैं कि एक तो पैक्स कंप्यूटराइजेशन कर दिया है, वो हम अपने राज्य में कर चुके हैं। एक हर राज्य में लगभग 3 लाख महिलाओं को नकदी दीदी बनाना है। उधर देहरादून में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के शातिर नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। दरअसल कवाली रोड पर 10 पेटी शराब फर्जी आर्मी लेबल के साथ बरामद की गई। बाद में अधोईवाला के गुप्त गोदाम से 13 पेटी और मिली हैं। सिंडिकेट यूपी मेरठ से मंगवाकर शादी पार्टियों में महंगे दाम पर बोतलें बेचता था। मौके से वकील अहमद गिरफ्तार किया गया और बाकी नेटवर्क की तलाश हो रही है। टीम ने, जिसमें प्रेरणा बिष्ट तथा उनके और सहयोगी भी लोग हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर, इन सभी लोग ने जो है कांवली रोड पे पहले कुछ मदिरा पकड़ी और फिर उसके इनपुट के आधार पे दूसरी जगह अधोईवाला में भी कुछ शराब पकड़ी, 10 पेटी करीब शराब पकड़ी गई है और फिर जो है उसके पश्चात टीम ने चूना भट्टा के अंदर भी कार्रवाई करते हुए कुछ अवैध शराब बरामद की है। सर कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? क्या 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उनके विरुद्ध जो है नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। कितनी शराब पकड़ी और शराब की कैटेगरी की अगर बात करें, क्या थी, नकली शराब थी या कुछ? जी हाँ, ये नकली शराब भी है इसमें और कुछ जो है इसमें आर्मी के लेबल लगे हुए शराब भी है, मोस्टली जो है, जो कि अवैध रूप से लाकर यहाँ बेची जाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको लगता है कोई सिंडिकेट है इसके पीछे जो पूरे उत्तराखंड में इस तरह से लगातार? देखिए, बिना सिंडिकेट के तो कोई काम होता नहीं है। जो लोग पकड़े गए वो अपने आप में आप सिंडिकेट हैं। कहाँ से शराब लाई गई थी और कहाँ बेचनी है, कहाँ पे रखने की? देखिए, मैंने जो बताया कि 3 जगह हैं जो है शहर के अंदर, वो कहीं भी बेची जा सकती हैं और मोस्टली तो आती है हरियाणा और चंडीगढ़ से ही है। ठीक।
देखिए, सबसे पहले हमको ये सूचना मिली थी कि कांवली रोड स्थित जो खुड़बुड़ा मोहल्ला है वहाँ पे कुछ आर्मी का लेबल लगी हुई शराब बेची जा रही है। तो मौके पे गए, वहाँ पे उनके घर में जब दबिश करी तो लगभग 10 पेटी के करीब हमको वहाँ पे शराब बरामद हुई। उसी के इनपुट के आधार पे फिर हमने और जो कार्रवाई अपनी जारी रखी है। तो उसके बाद उसी खुड़बुड़े मोहल्ले में हमें दूसरी जगह भी शराब बरामद हुई, लगभग 4 पेटी के करीब वहाँ से भी शराब बरामद की है हमारे द्वारा। फिर इनपुट आगे मिलता रहा तो हम इसी तरीके से दबिश करते हुए आगे गए। तो इन्होंने अधोई वाला जो जगह है चूना भट्टा के पास, वहाँ पे एक घर में गोदाम बनाया हुआ था, लगभग उसमें 13 पेटी हमको शराब बरामद हुई, जो वो भी आर्मी का लेबल लगी हुई शराब बरामद हमारे द्वारा की गई टीम द्वारा। मौसम विभाग ने इस बार कड़ाके की ठंड और भारी शीतलहर का अनुमान जताया है। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने जिलों को कोल्ड वेव एक्शन प्लान तैयार करने, खाद्यान्न, पेयजल, ईंधन और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं का पुख्ता प्रबंध करने को कहा है। आपको बता दें कि रैन बसेरों, अलाव, बेसहारा पशुओं की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। 23 दिसंबर को राज्य स्तरीय कार्यशाला भी प्रस्तावित है। जी के द्वारा और चीफ सेक्रेटरी सर के द्वारा लगातार हम लोगों को निर्देश दिए गए हैं और हम लोगों ने जनपदों को निर्देश भी जारी किए हैं कि शीतलहर से बचाव की तैयारी कर ली जाए। जनपदों द्वारा इसमें तैयारी कर ली गई है। अब देख रहे हैं देहरादून नगर निगम में या अन्य नगर निकायों में जहाँ जहाँ आवश्यक है सब जगह अलाव जलाने की कार्रवाई की जा रही है। कंबल वितरण के बारे में कहा गया है और जहाँ रास्ता बंद होने की संभावना होती है, जहाँ बर्फबारी के कारण रास्ता बंद हो जाता है, वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में अगले फरवरी तक के लिए राशन और आवश्यक जो संसाधन हैं, जिसमें पेट्रोल के, डीजल का भंडारण, खाद्यान्न का भंडारण, दवाइयों का भंडारण और जो आवश्यक सामग्री है उसका भंडारण करने के निर्देश दिए गए हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।